बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है कि जावा में हम GUI प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट क्या होती है, या जिसे इन शॉर्ट हम AWT कहते हैं, कि ये क्या चीज़ है और इसको हम यूज़ करके GUI प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर के जो गोल हैं वो ये है कि हम सबसे पहले ये डिफ़ाइन करेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि आपकी GUI प्रोग्रामिंग में जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो इवेंट बेस्ड होती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट की हैंडलिंग हम जावा में कैसे करते हैं। फिर हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि GUI प्रोग्रामिंग करने का हमें फ़ायदा क्या है और इससे हमें क्या चीज़ बेटर में अचीव हो रही है। जो नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग हम कमांड लाइन प्रोग्रामिंग है वो करते हैं तो उसमें हमें जो ये चीज़ अचीव नहीं हो सकती जो GUI में अचीव हो रही है। फिर एक इंट्रोडक्शन टू हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट का देखेंगे कि AWT टूल किट क्या होती है और इसके अंदर जो क्लासेज हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, कौन कौन सी क्लासेज हैं, इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसमें लेआउट मैनेजर्स कौन से हैं और इसके अंदर मेन्यूज़ क्या हैं। ये मतलब एक ओवरऑल जो है ना व्यू है हमारे पास कि आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवेंट क्या है। तो इवेंट हम हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है। वो अगर एक स्टेट में था तो वो दूसरी स्टेट के अंदर चला जाता है। और इवेंट होते कैसे हैं, जिस टाइम पे यूज़र कम्युनिकेट करता है GUI के थ्रू, मतलब अभी जिस तरह मैं माउस के थ्रू आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रही है कि भी लाइन ड्रॉ हो रही है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट था ये स्क्रीन, इसके ऊपर ये लाइन नहीं थी, लेकिन मैंने ड्रा की लाइन तो अब उसके बाद इसकी स्टेट चेंज हो गई और ये विद लाइन जो है ना आपको नज़र आ रही है। जितने भी इवेंट जनरेट होते हैं ये सारे के सारे इवेंट लिसनर एक चीज़ होती है GUI प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं। और ये इवेंट लिसनर का काम है कि वो जो इवेंट जनरेट हुआ है उसको लिसन करे और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना कुछ एक्शन परफॉर्म करे। इवेंट दो तरह के होते हैं AWT में, एक होते हैं बैकग्राउंड इवेंट्स और एक होते हैं फॉरग्राउंड इवेंट्स। बैकग्राउंड इवेंट्स वो होते हैं जो आपको भी नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर ये अकर होंगे तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है ना आपके सिस्टम पे पड़ेगा। जैसे कि कोई इंटरप्शन आ गई है आपके प्रोग्राम के अंदर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया है, आपका हार्डवेयर फेल हो गया है, या इस तरह से कोई इवेंट अकर हुआ है तो इसकी वजह से आपका प्रोग्राम हाल्ट हो जाएगा। तो इनको आप कहते हैं कि ये बैकग्राउंड इवेंट्स हैं, मतलब ये आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे लेकिन इवेंट्स हो रहे होते हैं। फॉरग्राउंड इवेंट्स कौन से हैं? जी, फॉरग्राउंड इवेंट्स वो हैं जिसमें यूज़र जो है ना एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि माउस से वो कुछ क्लिक करके प्रोग्राम को क्लोज कर दे, या प्रोग्राम के अंदर किसी फंक्शन को लोड कर दे या चला दे, या वो यूज़र कोई कीबोर्ड से इनपुट करे और उसके इनपुट के मुताबिक आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्स करे। तो ऐसे इवेंट्स को फॉरग्राउंड इवेंट्स कहते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और जिनके थ्रू आप प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इवेंट की क्लासेस हैं और डिफरेंट टाइप के इवेंट्स जनरेट होते हैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर, और हर इवेंट की अपनी अपनी एक क्लास है। तो इवेंट की क्लासेस आपको ये डिटरमाइन करती हैं कि किस टाइप का इवेंट जो है ना आपका जनरेट हो रहा है। और इनकी जो बेस क्लास है वो इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास है। और AWT इवेंट्स जो है ना ये सारे के सारे इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास से जो है ना वो ड्राइव्ड हुए हैं, और ये java.utility पैकेज का एक हिस्सा है। और इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास का सिंटैक्स क्या है कि आप पब्लिक क्लास इवेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ये इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल करते हैं। ये चीज़ आपके पास ऑप्शनल है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिखें या ना लिखें। आपको पता है कि हर क्लास इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है। और नॉर्मली जिस टाइम पे कोई इवेंट जनरेट होता है तो वो प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट सोर्स उसे कहते हैं, कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट सोर्स है। और ये उसके बाद जो है ना इवेंट हैंडलर को पास होता है और इवेंट हैंडलर फिर इसको हैंडल करता है। और जिस टाइम पे कोई इवेंट आपका अकर होता है तो जो आपने लिसनर रजिस्टर्ड किया हुआ होता है इस इवेंट से रिलेटेड, कि भी अगर कोई इवेंट इस कंपोनेंट के ऊपर अकर हो तो फला लिसनर जो है ना इसको लिसन करेगा। तो वो लिसनर इसको लिसन करेगा इस इवेंट को और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करेगा। और जितने भी लिसनर्स हैं वो आपके ये इवेंट लिसनर क्लास से जो है ना, या इंटरफेस है, ये इवेंट लिसनर का एक इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या है कि पब्लिक इंटरफेस इवेंट लिसनर, और ये भी जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज के
का हिस्सा है। यूटिलिटी पैकेज के अंदर एक इवेंट लिसनर नाम का पैकेज है, उसका हिस्सा है ये आपके सामने एक इवेंट क्लास की क्लास हायरार्की है कि देखें सबसे टॉप पे ऑब्जेक्ट क्लास है, इसको इनहेरिट क्लास करके आपकी इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास बनती है। इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करके आपके AWT इवेंट्स बनते हैं सारे के सारे। और AWT इवेंट्स किस टाइप के होते हैं? एक्शन इवेंट्स हो सकते हैं, एडजस्टमेंट इवेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट इवेंट हो सकते हैं, आइटम इवेंट और टेक्स्ट इवेंट हो सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स हैं। और कंपोनेंट्स इवेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास कंटेनर इवेंट्स हैं, विंडोज़ इवेंट हैं, इनपुट इवेंट्स हैं, फोकस इवेंट्स हैं, पेंट इवेंट हैं, ये सारे के सारे आपके पास कंपोनेंट इवेंट्स हैं। जिसमें इनपुट इवेंट जो है ना, उसमें कीबोर्ड के इवेंट्स हैं और माउस के इवेंट्स हैं। और माउस इवेंट के अंदर एक माउस व्हील के इवेंट्स हैं कि भाई आप इनको यूज़ करके माउस व्हील के थ्रू डिफरेंट इवेंट्स जो है ना वो जनरेट करवा सकते हैं। तो ये एक इवेंट क्लासेस की हायरार्की थी। ये सारी की सारी इवेंट क्लासेस थी जो इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के कामों के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? इवेंट हैंडलिंग के अंदर ये है कि जिस टाइम आप जो भी आप कोई कंपोनेंट वगैरह यूज़ करते हैं जिसके ऊपर आप इवेंट को हैंडल करना चाह रहे हैं, तो उस कंपोनेंट को आप हमेशा किसी लिसनर ऑब्जेक्ट के साथ रजिस्टर्ड करते हैं। तो आप कहते हैं कि भाई जिस टाइम पे भी कोई इवेंट जनरेट हो तो आपको इसको लिसनर ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई इसका कोरस्पॉन्डिंगली आप कहते हैं कि ये जो है ना जनरेट हो। तो ये जो लिसनर ऑब्जेक्ट है ये आपके पास इवेंट हैंडलर के का मेथड जो है उसके पास आ जाता है। और ये जो इवेंट सोर्स है आपके पास, ये भी जनरेट होके आपके पास आ जाता है। और फिर इवेंट हैंडलर का काम है कि ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट इसके पास आया है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लिसनर ऑब्जेक्ट आया है, इनको एग्जीक्यूट करे और इसके अंदर लिसनर के अंदर जो आपने कोडिंग की हुई थी उसको एग्जीक्यूट करे, और जो कोरस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करना था वो परफॉर्म हो। तो जो मेन चीज़ें हैं वो ये दो चीज़ें हैं कि एक आपके पास इवेंट सोर्स है और एक आपके पास लिसनर है। किसी भी स्टैंडर्ड इवेंट हैंडलिंग के मेथड के अंदर कि इवेंट सोर्स का क्या काम है कि वो इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और लिसनर्स का क्या काम है कि ये लिसनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और इवेंट हैंडलर का क्या काम है कि वो इन दोनों हैंडलर्स को ऑब्जेक्ट्स को लेके प्रोसेस करवाता है। अच्छा, उसके बाद हम इवेंट हैंडलिंग को ज़रा डिटेल से देखते हैं कि इवेंट हैंडलिंग जावा के अंदर बेसिकली डेलीगेशन इवेंट मॉडल के ये डिफरेंट एक मॉडल है जिसके थ्रू आप डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। ये इस मॉडल के थ्रू जो है ना इवेंट हैंडलिंग आप कर रहे होते हैं जावा के अंदर। इस मॉडल के अंदर आपके पास जो है ना इवेंट को जनरेट और हैंडल करने का जो तरीक़ेकार है उसमें मेन चीज़ें आपके पास एक सोर्स होता है और एक लिसनर होता है। सोर्स क्या है कि हर वो चीज़ है कि जो इवेंट को जिसकी वजह से इवेंट अकर होता है, और सोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि किस टाइप का इवेंट जो है ना वो हैंडल होने जा रहा है या अकर हुआ है। जावा के अंदर आपके पास बहुत सी सोर्स ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस पड़ी हुई हैं जो आपको बताती हैं कि किस टाइप का इवेंट जो है ना वो जनरेट हुआ है। अच्छा, लिसनर को आप ये भी कहते हैं कि ये इवेंट हैंडलर भी है। लिसनर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी सोर्स के इवेंट जनरेट हुआ है और इससे करस्पॉन्डिंग जो लिसनर है उसका इवेंट उसका जो ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है उसको ले और उसके करस्पॉन्डिंग जो है ना आपका जो मेथड्स वगैरह हैं उनको कॉल करे और आपके ऑब्जेक्ट्स को एग्जीक्यूट करे। जो इवेंट का आपका ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हुआ था उसको एग्जीक्यूट करे, और उसके बाद जो है ना आपके रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्क्रीन के ऊपर मिल जाए। अच्छा, तो इवेंट हैंडलिंग के अंदर जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं कि लेट्स सपोज कि यूज़र ने एक बटन के ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। अभी जो इवेंट जनरेट होगा उसका क्या है कि उसका एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा जिसके जो कोरस्पॉन्डिंग क्लास होगी उसके मुताबिक होगा, और उसके अंदर जो सोर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस बटन का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और उसमें जो इवेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई ये किस टाइप का इवेंट इसके अंदर जनरेट हुआ है। उसके बाद ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट आपका जनरेट हुआ है ये जो रजिस्टर्ड लिसनर क्लास थी उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और फिर जो इस लिसनर क्लास के अंदर जो करस्पॉन्डिंग मेथड था वो एग्जीक्यूट होगा, और आपका जो कोड था वो उस मेथड के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा और जो भी एक्शन परफॉर्म होना था वो हो जाएगा।
तो GUI प्रोग्रामिंग क्या है, ये बेसिकली ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी कमांड लाइन प्रोग्रामिंग से। कमांड लाइन प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको डिफरेंट कमांड्स एग्जीक्यूट करवानी पड़ती हैं, कमांड्स को याद रखना, एग्जीक्यूट करवाना। एक प्रोग्रामर के लिए तो मे बी ईजी हो, लेकिन एक एंड यूज़र के लिए ये चीज़ आसान नहीं है। तो GUI प्रोग्रामिंग क्या है कि ये ज़रा यूज़र फ्रेंडली है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। जावा के अंदर डिफरेंट टाइप्स की GUI प्रोग्रामिंग आप लोग कर सकते हैं, जिसमें से तीन जो है ना वो मेजर हैं, या तीन ऐसी चीज़ें, या तीन GUI प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें एक AWT है, एक स्विंग है, और एक जावा FX है। तो हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि AWT और स्विंग क्या होती है। जावा FX को हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कवर कर सकें, लेकिन मैं इसकी कोई एक वीडियो जो है ना जावा FX की भी बाद में अपलोड करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं AWT के बारे में। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट का एब्रीवेशन है, और ये बेसिकली इसमें सेट ऑफ APIs मौजूद हैं जिनके थ्रू आप कोई भी GUI एप्लीकेशन जावा में डेवलप करते हैं। इसकी जो मेन बात है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, मतलब कि जिस टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू होगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसा व्यू है वैसा ही आपके प्रोग्राम का व्यू होगा। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बटन हैं, उनका कोई ख़ास टाइप के बटन हैं, तो आपके प्रोग्राम में अगर आप बटन यूज़ करेंगे तो वो वैसे ही बटन बनेंगे जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। तो इसी वजह से इसको हैवी वेट कंपोनेंट कहा जाता है। AWT के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हैवी वेट कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। और जो जावा में AWT पैकेज है, इसके अंदर बहुत सी APIs हैं, जिस तरह जैसे कि टेक्स्ट फील्ड के लिए एक API है, लेबल्स के लिए टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, चॉइस लिस्ट वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी APIs हैं जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये एक आपके सामने हायरार्की मैंने शो करवाई है ये इस AWT के कंपोनेंट से रिलेटेड, कि बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्लास है। ये तो आप सबको पता है कि हर एक क्लास जो है ना इम्प्लिसिटली इसको इनहेरिट कर रही होती है। तो AWT के अंदर दो टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, एक का नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं और एक मेन्यू कंपोनेंट्स हैं। मेन्यू कंपोनेंट्स के अंदर दो चीज़ें, या मेन्यू बार होती है या मेन्यू आइटम्स होते हैं, और मेन्यू आइटम्स के अंदर फर्दर एक चीज़ है कि वो चेक बॉक्स मेन्यू आइटम हो सकते हैं। जबकि कंपोनेंट्स में आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कैनवस है, बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, चॉइसेस हैं, लिस्ट है, कंटेनर्स हैं, लेबल्स हैं, स्क्रॉल बार है, टेक्स्ट कंपोनेंट है, और टेक्स्ट कंपोनेंट की फर्दर टाइप्स हैं, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है, और कंटेनर के आगे फर्दर टाइप्स हैं कि इसमें पैनल्स हैं, विंडोज़ हैं, और पैनल की फर्दर टाइप है एप्लेट्स हैं। जबकि विंडो दो तरह की हैं, एक डायलॉग्स की है और एक फ्रेम्स हैं, और डायलॉग्स के अंदर फिर एक फर्दर टाइप है कि वो फाइल डायलॉग्स हैं। अब ये तो सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब इसके अंदर जो आपके नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, इनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप ये वाला है आपका, ये जिसके अंदर आपके सारे के सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप इनपुट कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनके थ्रू आप यूज़र जो है ना प्रोग्राम को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। और दूसरे वो कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोग्राम से आउटपुट कुछ ले रहे होते हैं या स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को जिनके थ्रू आप आउटपुट ले रहे होते हैं इन्हें आप कंटेनर कंपोनेंट्स कहते हैं, जबकि जिनके थ्रू आप इनपुट्स दे रहे होते हैं इन्हें आप नॉन कंटेनर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ब्रॉडली जो कंपोनेंट्स हैं जावा के AWT के अंदर, उसको आप दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि या कंटेनर कंपोनेंट्स हैं या फिर नॉन कंटेनर हैं। कंटेनर कंपोनेंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इनके अंदर आप नॉन कंटेनर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे इनको देख सकते हैं। जबकि ये नॉन कंटेनर हैं, ये आपके सिंगल सिंगल कंपोनेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, आप इनके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते। ये आपके सामने जो जावा डॉक है वो मैंने दिखाई हुई है कि जो आप कंटेनर कंपोनेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे है। कि ये देखें, ये कंपोनेंट क्लास है जिसकी मेन क्लास ऑब्जेक्ट है, और उसको के बाद जो है ना उसको इनहेरिट करके कंपोनेंट क्लास बनी हुई है।
और इसकी नॉन क्लासेस में ये बहुत सी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बटन है, कैनवस है, चेक बॉक्सेस, और इन्हीं में से एक जो है ना, ये देखें, ये कंटेनर है। हम कंटेनर को देखेंगे, कंटेनर क्या होता है। तो कंटेनर की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखें ये ऑब्जेक्ट क्लास थी, उसको इनहेरिट करके कंपोनेंट बनी, और उसके बाद कंटेनर आ गई, और इसकी जो सब क्लासेस हैं उनके अंदर ये बहुत सारी क्लासेस हैं, जिनमें से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एक पैनल्स हैं और एक विंडोज़ हैं। पैनल्स और विंडोज़ के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पैनल है कि ये पैनल्स हैं, पैनल्स की सब क्लास एप्लेट्स होती हैं, और ये एप्लेट हैं, और इसकी जो सब क्लास हैं वो जे एप्लेट्स हैं, और जे एप्लेट्स के बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है स्विंग के अंदर। जबकि ये विंडोज़ हैं, विंडोज़ की दो टाइप्स हैं, एक डायलॉग बॉक्सेज हैं, ये देखें, ये डायलॉग हैं, और एक फ्रेम है। और फ्रेम की सब क्लास जे फ्रेम है, और डायलॉग की फर्दर दो टाइप्स हैं, या वो फाइल डायलॉग्स हैं या फिर जे डायलॉग हैं। ये जे डायलॉग, जे फ्रेम, जे एप्लेट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्विंग के अंदर आती हैं। जबकि ये बाकी जो है ना, ये नॉर्मल फ्रेम, नॉर्मल डायलॉग, ये सारी की सारी AWT की चीज़ें हैं। तो जो अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स जो हैं AWT के अंदर ये कौन कौन से हैं, और हर एक कंपोनेंट को हम फर्दर थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो कंपोनेंट हर वो चीज़ है जिसमें यूज़र जो है ना एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा होता है। कंपोनेंट बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स बताते हैं, जैसे कि इस कंपोनेंट का साइज़ क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, और इसे आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कैसे करेंगे और कब करेंगे, कि जब कोई इवेंट अकर होगा। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उनको किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं। कंटेनर मैंने आपको बताया है कि तीन टाइप्स के थे, फ्रेम थे, डायलॉग्स थे, और एप्लेट्स थे। और उसके अलावा बाकी सारे के सारे आपके नॉन कंटेनर्स कंपोनेंट्स थे, जैसे कि लेबल है एक। लेबल क्या है, ये एक यूज़र डिफाइंड टेक्स्ट है, मतलब आपने किसी भी कंपोनेंट को कोई बताना है कि इसका लेबल क्या है, ठीक है। और एंड यूज़र जो है ना इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब एक बटन के ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिख दिया कि ये इस बटन का लेबल ये है, तो एंड यूज़र उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अगर आपने लेबल को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप या तो टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे या फिर टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। जो लेबल है ये देखें, ये जावा डॉट AWT डॉट लेबल के अंदर डिक्लेयर्ड है, और इसका सिंटैक्स क्या है कि पब्लिक क्लास लेबल है, और एक्सटेंड कंपोनेंट्स है, और इम्प्लीमेंट एक्सेसिबल है। अच्छा, बटन क्या है। बटन आपके इवेंट्स को जनरेट करते हैं, और हर बटन का अपना एक लेबल होता है, और जिस टाइम पे भी बटन क्लिक हो गया तो एक एक्शन लिसनर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेड होता है, कि भी वो ये नोट करे कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, और फिर जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है वो ऐड एक्शन लिसनर के अंदर आप उसको परफॉर्म करवाते हैं। और बटन जो क्लास है उसको उसका सिंटैक्स क्या है कि पब्लिक क्लास बटन, एक्सटेंड कंपोनेंट, और इम्प्लीमेंट एक्सेसिबल। इसी तरह चेक बॉक्सेज हैं। चेक बॉक्सेस जो है ना ये बुलियन फंक्शन जिसके अंदर होते हैं कि या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। आप मल्टीपल चीज़ों को इसमें चेक कर सकते हैं और अनचेक कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या है कि पब्लिक क्लास चेक बॉक्स, एक्सटेंड कंपोनेंट्स, और इम्प्लीमेंट आइटम सिलेक्टेबल और एक्सेसिबल। और चॉइसेस क्या हैं फिर, कि चॉइसेस के अंदर आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है, और आप उसमें से जो है ना सिलेक्ट करते हैं कि भाई कौन सा आप चॉइस जो है ना आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसका सिंटैक्स क्या है कि ये भी इसी तरह पब्लिक क्लास चॉइस है, एक्सटेंड कंपोनेंट, और इम्प्लीमेंट आइटम सिलेक्टेबल और एक्सेसिबल। और लिस्ट है कि लिस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें और जिसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। और इसका सिंटैक्स ये आपके सामने लिखा हुआ है। कैनवस एक बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, और इसका सिंटैक्स आपके सामने ये लिखा हुआ है। स्क्रॉल बार बेसिकली जिस टाइम पे आप एक ही विंडो के अंदर काफ़ी सारा कुछ सिंटैक्स टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं, और आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्क्रॉल बार को यूज़ करते हैं, और इससे आप अप डाउन राइट लेफ़्ट दोनों काम करवा सकते हैं। और इसका सिंटैक्स ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये एडजस्टेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। और ये तो सारी जितनी भी चीज़ें थी ये तो नॉन कंटेनर्स कंपोनेंट्स थे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि कंटेनर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंटेनर कंपोनेंट्स बेसिकली कंपोनेंट्स ही हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये दूसरे कंपोनेंट्स को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। और जो कंटेनर की सब क्लासेस हैं वो भी कंपोनेंट की सब क्लासेस होती हैं।
और जितने भी कंटेनर हैं जैसे कि उनकी पेरेंट क्लास है वो कंटेनर क्लास है। कंटेनर मतलब कि एप्लेट्स, पैनल्स, फ्रेम और डायलॉग बॉक्स, इनकी पेरेंट क्लास भी कंटेनर क्लास है। अच्छा, हर एक कंटेनर का अपना एक लेआउट मैनेजर होता है। लेआउट मैनेजर का काम ये है कि भाई वो ये डिसाइड करता है कि भाई इसके कंटेनर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरतीब से डिस्प्ले करवाना है। एप्लेट्स के अंदर जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो फ्लो लेआउट होता है, और इसका सिंटैक्स क्या है कि पब्लिक क्लास कंटेनर एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ये कंटेनर का सिंटैक्स है। और जो कुछ मेथड्स हैं कंटेनर के वो कौन से हैं कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को, इनवैलिडेट कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं। ये कुछ मतलब कॉमन है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैनल्स क्या होते हैं। और पैनल बेसिकली एक एरिया है जिसके अंदर आपके कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, और इस पैनल को आप फर्दर जो है ना रेक्टेंगुलर पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हर एक रेक्टेंगुलर पीस के अंदर फर्दर कोई पैनल भी आप ऐड कर सकते हैं। और फ्लो लेआउट इसका जो बेसिक है वो, इसका अपना एक लेआउट मैनेजर होता है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर है वो फ्लो लेआउट है। फ्लो लेआउट के अंदर ये है कि आप कंटेनर में बस चीज़ें डालते जाएं, वो लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन जो है ना वो चीज़ों को एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जो है ना वो उन्हें ऐड करता रहता है। और इसका ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है कि पब्लिक क्लास पैनल एक्सटेंड्स कंटेनर और इम्प्लीमेंट एक्सेसिबल। अब विंडो क्या है? विंडो बेसिकली आपका एक कंटेनर क्लास है, लेकिन इसका कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई मेन्यू बार नहीं होती, ये बस एक टॉप लेवल की विंडो है। विंडो के जो क्लास है ये कंटेनर को एक्सटेंड करके बनाई जाती है, और इसके अंदर जो अदर कंपोनेंट्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, बटन वगैरह, इन सारी चीज़ों को। और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स भी कि आप किसी लेआउट के थ्रू ही ऐड करते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का लेआउट है वो बॉर्डर लेआउट है, और ये इसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। फ्रेम्स क्या है? बेसिकली ये विंडोज़ ही हैं, लेकिन ये वो विंडोज़ हैं जिनके अंदर मेन्यू बार होती है, बॉर्डर होता है, टाइटल होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये फ्रेम के अंदर होती हैं। फ्रेम को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसका भी डिफ़ॉल्ट लेआउट बॉर्डर लेआउट होता है। और फ्रेम को आप डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट विंडोज़ के अंदर, और किसी फ्रेम को आपने डिक्लेयर करना हो तो ये उसका सिंटैक्स है कि पब्लिक क्लास फ्रेम है एक्सटेंड विंडोज़ इम्प्लीमेंट मेन्यू कंटेनर। तो ये फ्रेम का सिंटैक्स है। और उसके बाद डायलॉग्स हैं। डायलॉग भी आपकी विंडोज़ हैं, लेकिन ये डायलॉग्स के अंदर आपकी मेन्यू बार नहीं होती है। और उसके अलावा जो है ना इस डायलॉग्स के थ्रू आप जो है ना यूज़र से कोई इनपुट ले रहे होते हैं, या यूज़र को कोई पॉप अप या नोटिफिकेशन या कोई अलर्ट आप आउटपुट पे जनरेट कर सकते हैं। और डायलॉग की जो पेरेंट है वो फ्रेम भी हो सकता है, डायलॉग का पेरेंट बल्कि फ्रेम ही होता है। और अगर आप जो डायलॉग की पेरेंट फ्रेम है उसको क्लोज कर देते हैं तो आपका डायलॉग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अच्छा, डायलॉग दो तरह से होते हैं, एक मॉडल डायलॉग्स हैं और एक नॉन मॉडल डायलॉग्स हैं। मॉडल डायलॉग्स वो वाले डायलॉग्स हैं कि जिस टाइम पे ये अपीयर हो जाएं, जब तक आप उनको क्लोज नहीं करेंगे आप अपने प्रोग्राम के साथ मज़ीद इंटरेक्शन नहीं कर सकते, वो बाकी सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। जबकि नॉन मॉडल डायलॉग आउटपुट्स ये होती हैं कि ये जिस टाइम पे अपीयर हों तो आप स्टिल अपने प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसका डायलॉग का ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। और अब हम बात करते हैं लेआउट्स के बारे में कि AWT के अंदर लेआउट्स क्या होती हैं। और लेआउट्स का काम ये है कि कंटेनर्स के अंदर आपने जो कंपोनेंट्स प्लेस किए हैं उनका ऑर्डर डिसाइड करे कि वो किस तरतीब से आने चाहिए। और इस चीज़ को जो जिस तरीके से आप जावा में डन करते हैं उसे आप कहते हैं कि ये लेआउट मैनेजर है। लेआउट मैनेजर जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है कि आप कंपोनेंट्स को किस तरीके से जो है ना कंटेनर में ऐड करते हैं, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म है, ताकि ये किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर रन हो तो ये अपनी जो इनकी शेप है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेंटेन रख सके। और लेआउट मैनेजर आपसे जब भी कोई कंपोनेंट आप इसके अंदर ऐड कर रहे होंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इसके लिए कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है। और फिर जिस टाइम पे आप इसको रीसाइज वगैरह करेंगे तो वो उसके लिए उसको उसी स्पेस के मुताबिक जो है ना एडजस्टमेंट उसकी करेगा। जो
जावा के अंदर या AWT के अंदर आपके दो तरह के लेआउट मैनेजर्स हैं। एक को आप सिंपल लेआउट मैनेजर कहते हैं और दूसरे को आप लेआउट मैनेजर 2 कहते हैं। जो सिंपल आपका लेआउट मैनेजर है, इसका काम ये है कि इसे कंपोनेंट्स की पोजीशनिंग के बारे में कोई पता नहीं है कि आप इनको कैसे कैसे पोजीशन करना है। ये डिफ़ॉल्ट ऑर्डर के मुताबिक इनको पोजीशन करता रहेगा, लेकिन इसको जो है ना ये पता है कि आपने कंपोनेंट्स के अंदर जो है ना कंटेनर्स के अंदर कंपोनेंट्स को प्लेस कैसे करना है। और इसको आप सिंपल लेआउट मैनेजर कहते हैं। जबकि जो दूसरा लेआउट मैनेजर 2 है, इसके अंदर आप पोजीशनिंग भी डिफाइन करते हैं कि भाई किस कंपोनेंट्स को आपने किस पोजीशन पे रखना है और इसका क्या साइज़ वगैरह होगा, और इसकी आप लेआउट मैनेजर को एक्सटेंड करके आप लेआउट मैनेजर 2 बनाते हैं। ये जिस तरह मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये इंटरफेसेस हैं लेआउट मैनेजर का भी और लेआउट मैनेजर 2 का भी, और ये टोटल मिला के आपके पास 5 लेआउट मैनेजर्स बनाते हैं, जिसमें फ्लो लेआउट और ग्रिड लेआउट ये ऐसे हैं जिसमें आप कंपोनेंट्स जब ऐड करते हैं तो आप उसकी पोजीशनिंग नहीं बताते, वो डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग के मुताबिक उनको सेट करता है। जबकि बॉर्डर लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट और कार्ड लेआउट के अंदर आप कंपोनेंट्स की पोजीशन भी बताते हैं कि इस कंपोनेंट को किस पोजीशन के ऊपर जो है ना डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरह टोटल जो है ना ये 5 लेआउट मैनेजर्स हैं जो AWT के अंदर आप यूज़ करते हैं। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले फ्लो लेआउट है, ये एप्लेट्स वगैरह के लिए डिफ़ॉल्ट लेआउट है। इसमें यह है कि आपके कंपोनेंट्स लेफ़्ट से राइट की तरफ आप प्लेस करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह ये टॉप से बॉटम की तरफ ये पूरी लिस्ट फिल होना शुरू हो जाएगी। आप जितने भी इसमें कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे, हर एक कंपोनेंट के साथ बाई डिफ़ॉल्ट 5 पिक्सल का गैप होगा, और बाई डिफ़ॉल्ट जो इनकी अलाइनमेंट है वो सेंटर बाई डिफ़ॉल्ट होगी। मतलब अगर एक कंपोनेंट डालेंगे तो वो सेंटर में आएगा, 2 डालेंगे तो 2 की सेंटर बनेगी, 3 डालेंगे तो वो फिर स्क्रीन के 3 के सेंटर बन जाएगी। तो इस तरह से आप इस लेआउट मैनेजर के अंदर जो है ना कंपोनेंट्स को ऐड कर होते हैं। ग्रिड लेआउट में क्या है कि आपकी स्क्रीन जो है ना वो एक ग्रिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और आपका हर कंपोनेंट को एक ग्रिड के अंदर जो है ना आप ऐड करते जाते हैं। जिस तरह ये थी, स्क्रीन को आपने ग्रिड में तकसीम किया है जो कि 6 इक्वल साइज़ के इसमें आप कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और इसमें जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान आपस में डिस्टेंस जो है ना वो 0 है, और सारे कंपोनेंट्स का साइज़ इक्वल होता है, और इनका ऑर्डर जो है ना वो सीरियल होता है कि मतलब तरतीब से आप इनको ग्रिड में ऐड करते जाते हैं। फर्ज किया इस ग्रिड में आप 5 कंपोनेंट ऐड करेंगे तो ये 6 नंबर वाला खाली हो जाएगा। और ये जो अब मज़ीद 3 लेआउट्स आएंगी, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड बैग, और तीसरी जो एक और लेआउट थी हमारी, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स को पोजीशन भी बताएंगे कि आप हर कंपोनेंट को किस पोजीशन पे भेजना चाह रहे हैं। अब इस तरह बॉर्डर लेआउट में आपकी स्क्रीन जो है ना इसको आप 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक टॉप है या नॉर्थ इसे कहते हैं, एक बॉटम है या साउथ, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, या राइट और लेफ्ट आप उसे कहते हैं, और एक इस तरह आपका सेंटर एरिया है। ठीक है, यूजुअली आप क्या करते हैं कि टॉप के ऊपर कोई मेन्यू बार वगैरह ऐड करते हैं, राइट लेफ्ट पे आप स्क्रॉल बार ऐड करते हैं, जो और डाउन पे भी कोई ना कोई स्क्रॉल बार ही ऐड करते हैं, और सेंटर एरिया के अंदर आपका जो प्रोग्राम की डिफरेंट आउटपुट्स वगैरह आपने डिस्प्ले करवानी होती हैं वो करते हैं आप। इसमें भी आपके कंपोनेंट्स के दरमियान 0 पिक्सल का गैप होता है, मतलब सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपको आप कोई भी कंपोनेंट ऐड करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो आप इस जगह पे ऐड करना चाह रहे हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में या सेंटर में, जहाँ पे भी आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं। ग्रिड बैग जो है ना ये बेसिकली ग्रिड लेआउट की मॉडिफाइड फॉर्म है। ग्रिड लेआउट के अंदर आपने देखा था कि वो सारी स्क्रीन इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आप हर कंपोनेंट को अपनी मर्ज़ी से उसकी पोजीशन बता सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है ना यूज़ करके एक कंपोनेंट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो ग्रिड बैग लेआउट जो है ना ज़रा फ्लेक्सिबल किस्म की लेआउट है। कार्ड लेआउट है, ये समझ लें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उसके लिए डिफरेंट कार्ड्स बना लेते हैं। कार्ड से क्या मुराद है कि हर कार्ड के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन है, और आप नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन्स के थ्रू जो है ना दूसरा कार्ड डिस्प्ले कर लेते हैं, या तीसरा कार्ड, या इस तरह तीसरे से वापस दूसरा। मतलब एक टाइम पे आप एक ही कार्ड डिस्प्ले कर रहे होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा आपके पास डाटा हो तो तब उस केस में आप जो है ना कार्ड लेआउट्स को यूज़ करते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं कि जो दूसरे मेन्यू कंपोनेंट्स से आपके आपने देखा था कि दो तरह के कंपोनेंट्स हैं AWT में, एक मेन्यू कंपोनेंट्स थे और एक आपके नॉर्मल कंपोनेंट्स थे। नॉर्मल कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि कंटेनर कंपोनेंट्स होते हैं और नॉन कंटेनर्स, उनको हमने बड़ी डिटेल से अभी चीज़ों को देखा है। अभी AWT के मेन्यू कंपोनेंट्स क्या हैं कि मेन्यू कंपोनेंट्स के अंदर आपकी मेन्यू बार्स होती हैं और मेन्यू आइटम्स होते हैं। मेन्यू आइटम्स के अंदर आप फर्दर मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं और चेक बॉक्स मेन्यू आइटम्स भी कर सकते हैं, और ये जो फर्दर मेन्यू आप ऐड करेंगे ये कोई पॉपअप मेन्यू हो सकता है। तो ये मेन्यूज़ आपके पास मोस्टली एक आपके पास लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स होती है, और यूज़र जो है ना जब कोई मेन्यू सेलेक्ट करता है तो ये लिस्ट जो है ना पुल होकर आपके सामने आ जाती है। जिस टाइम पे भी आप किसी लिस्ट के ऊपर किसी जगह पे क्लिक करते हैं तो एक एक्शन इवेंट जनरेट हो जाता है, और फिर एक्शन लिसनर जो है ना कोरस्पॉन्डिंग उसके एक्शन जो भी है वो परफॉर्म करता है। And और आपको ये भी पता है कि ये जितनी भी चीज़ें ये मेन्यू कंपोनेंट्स का पार्ट हैं, कंपोनेंट्स का नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्टली जो है ना इनको ऐड नहीं कर सकते। मेन्यू बार और मेन्यू आइटम्स को एज अ कंपोनेंट जो है ना ऐड नहीं कर सकते कंटेनर्स के अंदर। तो इसके लिए जो है ना आपको सेपरेटली बताना पड़ता है कि भाई ये मेन्यू कंपोनेंट्स हैं और आप इनको मेन्यू कंपोनेंट्स के तौर पे ऐड करते हैं। कुछ टर्म्स हैं, मेन्यू टर्म्स हैं, वो क्या है कि मेन्यू बार क्या होती है कि ये स्क्रीन के यूजुअली टॉप पे होती है और इसके अंदर मेन्यू आइटम्स होते हैं। मेन्यू आइटम्स क्या है कि ये डिफरेंट लिस्ट के करस्पॉन्डिंग, जिस तरह आपका एक फाइल है, एक एडिट है, ये सारे सारे मेन्यूज़ हैं और इसके अंदर फिर आपके मेन्यू आइटम्स होते हैं। मेन्यू हर एक पूरी पूरी लिस्ट को आप कह देते हैं कि ये जो लिस्ट है ये फ़लाँ मेन्यू है, ये लिस्ट है ये फ़लाँ मेन्यू है। और चेक बॉक्स मेन्यू आइटम में क्या है कि आपके पास मेन्यू आइटम्स ही होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको विजिबल कर दें या नॉन विजिबल कर दें। तो दैट्स ऑल कि ये AWT और GUI प्रोग्रामिंग थी, जिसमें आपने सबसे पहले इवेंट हैंडलिंग से बात देखी कि इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। जब तक कोई इवेंट अकर नहीं होता आपका प्रोग्राम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। जैसे कोई इवेंट अकर होता है तो कोरस्पॉन्डिंग जो लिसनर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका काम होता है कि वो उस इवेंट से रिलेटेड जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि दो टाइप्स की AWT के अंदर कंपोनेंट्स हैं, एक मेन्यू कंपोनेंट्स हैं और एक नॉन मेन्यू कंपोनेंट्स हैं। और जो नॉन मेन्यू या नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर फर्दर दो टाइप्स के कंपोनेंट हैं, एक कंटेनर्स थे जिनके थ्रू आप आउटपुट देख रहे होते हैं और एक नॉन कंटेनर्स कंपोनेंट्स थे जिनके थ्रू आप इनपुट्स ले रहे होते हैं। और उसमें फिर हमने देखा कि कंटेनर्स के अंदर फ्रेम्स थे। विंडो कंटेनर में दो चीज़ें, एक एप्लेट्स हैं, पैनल्स थे और विंडोज़ थी, और विंडोज़ में दो चीज़ें, एक फ्रेम्स और डायलॉग बॉक्सेस। फ्रेम और डायलॉग बॉक्सेस में फ़र्क क्या है कि मेन्यू बार का, कि फ्रेम्स के अंदर मेन्यू बार होती है जबकि डायलॉग बॉक्सेस के अंदर मेन्यू बार नहीं होती। जबकि जो पैनल्स हैं, पैनल्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसको आप फर्दर डिफरेंट पैनल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर आपके पास जितने भी ये कंटेनर कंपोनेंट्स हैं इनके लिए अंदर जो कंपोनेंट्स आप ऐड करेंगे उनकी तरतीब क्या है, उनको किस तरीके से रखना है, ये काम सारे का सारा लेआउट मैनेजर्स का होता है। बेसिकली दो इंटरफेसेस हैं लेआउट मैनेजर्स के जावा AWT के अंदर, एक सिंपल लेआउट मैनेजर है और एक लेआउट मैनेजर 2 है। जो सिंपल लेआउट मैनेजर है उसका काम ये है कि वो विद आउट कंसिडरिंग पोजीशन जो है ना आपसे पोजीशन पूछे बगैर कंपोनेंट्स को उसमें ऐड करता जाएगा। जबकि दूसरा जो पोजीशन बेस्ड आपके पास हैं या लेआउट मैनेजर 2 वाले कंपोनेंट्स हैं उनको आपने जब ऐड करना है तो आपको पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि ये किस पोजीशन के ऊपर आप इसको ऐड करेंगे। तो दैट्स ऑल कि ये सारी चीज़ें थी जो AWT से रिलेटेड आपको आनी चाहिए थी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम स्विंग के बारे में देखेंगे कि स्विंग कैसे जो है ना उसने कैसे जो है ना AWT को रिप्लेस किया और उसकी वर्थ क्या है और उसको आप यूज़ कैसे करते हैं। मोस्टली स्विंग के अंदर भी यही चीज़ें होंगी।